एक दिन समुद्र विज्ञानी टॉम और उसका परिवार, उसकी पत्नी जूलिया और 2 बच्चे कैसी और बेन कैरिबियन सागर में एक यॉट यात्रा पर निकले। टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त थे, जबकि कैसी अपने गाने सुनने में व्यस्त थी। इस बीच जूलिया तैरने के लिए समुद्र में उतर गई। अचानक कुछ उसे अजीब महसूस हुआ। जूलिया ने चारों ओर देखा, लेकिन समुद्र शांत ही नजर आ रहा था। फिर भी उसे किसी बड़ी और खतरनाक चीज के आसपास होने का आभास हुआ। इसी समय यॉट के डिवाइस अजीब तरह से काम करने लगे, लेकिन टॉम मछली पकड़ने में इतना मग्न था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जूलिया की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और वह डूबने लगी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन परिवार उसे सुन नहीं पाया। पानी ने उसे खींचना शुरू कर दिया और वह यॉट से दूर जाने लगी। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। तभी टॉम ने उसकी आवाज सुनी। वह तुरंत यॉट के स्टीयरिंग की ओर दौड़ा और बच्चों की मदद से यॉट को जूलिया की दिशा में ले गया। टॉम ने पानी में छलांग लगाई और बच्चों की मदद से उन्होंने जूलिया को यॉट पर खींचकर उसे बचा लिया। होश में आने पर टॉम गुस्से में था, क्योंकि वह हमेशा तैराकी पर जाने से पहले सूचित करने की हिदायत देता था। जूलिया ने माफी मांगी और जल्द ही यह घटना भुला दी गई। इसके अलावा परिवार के पास आज एक खास कारण था, जश्न मनाने का। उनके बेटे बेन का 13वां जन्मदिन था। टॉम ने केक पर मोमबत्तियां जलाईं और सभी ने बेन को बधाई दी। बेन को गिफ्ट मिले और कैसी ने परिवार की एक समूह तस्वीर खींची। उसी समय कैसी के बॉयफ्रेंड का फोन आया। उसने कैसी से तैराकी के बारे में पूछा, लेकिन अचानक उसकी तरफ एक तेज और भयानक तूफान शुरू हो गया। कैसी चिंतित हो गई, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे आश्वस्त करता है कि वह सुरक्षित है। तभी फोन की लाइन कट गई। जैसे ही कैसी अपने माता पिता को जमीन पर उठते हुए तूफान के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, अचानक यॉट पर कुछ जोर के झटके महसूस होते हैं। पूरा परिवार घबराकर डेक की ओर भागता है और देखता है कि विशाल व्हेलों के मृत शरीर यॉट के चारों ओर उभर रहे हैं। टॉम समझाता है कि तूफानों के दौरान कभी कभी व्हेल दिशा भ्रमित हो जाती है, लेकिन ये विशाल जीव यॉट को धकेलते हुए उसके लिए खतरा पैदा कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टॉम पानी में कूदता है, लेकिन जल्द ही वह घायल होकर यॉट पर लौट आता है। पानी में जाते समय उसने खुद को प्रोपेलर से घायल कर लिया था। जूलिया टॉम के कंधे पर लगे गहरे घाव को टांके लगाकर ठीक करती है और टॉम बताता है कि यॉट की शाफ्ट शायद व्हेल की पूंछ से टकराने के कारण मुड़ गई है, जिससे अब उनके लिए वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। बाद में कैसी ने सिग्नल पकड़ने करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। रेडियो से भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। टॉम ने उनकी बची हुई सामग्री का हिसाब लगाया। उनके पास लगभग 4 दिनों के लिए पानी था और इससे ज्यादा नहीं, लेकिन वह आश्वस्त था कि वे एक शिपिंग मार्ग पर थे, इसलिए किसी न किसी को उन्हें ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी। जब परिवार डेक पर गया तो उन्होंने देखा कि आसमान से चमकती हुई वस्तुएं गिर रही थीं। ये वस्तुएं धीरे धीरे यॉट के करीब आती जा रही थीं। खतरे को भांपते हुए टॉम ने जोखिम उठाया और इंजन चालू किया। उसने यॉट को अगली वस्तु से बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इंजन अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अगली वस्तु इतनी करीब गिरी कि परिवार ने देखा कि वे धरती के कृत्रिम उपग्रह थे, जो अब नष्ट हो रहे थे। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और यॉट के डिवाइस फिर से असामान्य हो गए। परिवार भयभीत होकर यॉट के अंदर छिप गया, जिसे लहरें इधर उधर फेंक रही थीं। उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली और सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार हो गए। तभी एक अजीब सी घंटी जैसी आवाज गूंजने लगी, जिससे उनकी नाक से खून निकलने लगा और डरने लगे। टॉम ने तुरंत एक फ्लेयर गन से मदद का संकेत भेजने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे एक भयानक और अनजानी स्थिति में फंस गए थे। रात के संघर्ष के बाद सुबह का समय आया और परिवार ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे जीवित थे। लेकिन यॉट के एक हिस्से में एक बड़ा छेद था और यह समझ नहीं आ रहा था कि नाव अभी भी कैसे तैर रही है। जब परिवार बाहर आया तो उन्होंने देखा कि सारा पानी गायब हो चुका था और उनकी नाव एक पत्थरीले रेगिस्तान के बीच खड़ी थी, जहां पहले समुद्र था। थोड़ी देर बाद टॉम ने अपने परिवार को दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि शायद सभी लोग खत्म नहीं हुए होंगे। उसने कुछ जांच की और पाया कि कंपास झूठ बोल रहा था। उत्तर उस दिशा में नहीं था जहां होना चाहिए था। इसका मतलब था कि पृथ्वी के ध्रुव बदल चुके थे। पृथ्वी पर ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन बहुत समय पहले। अब समुद्र वहां चला गया था जहां पहले जमीन थी और संभावना थी कि अधिकांश मानवता समाप्त हो चुकी हो। कैसी इस मिस्ट्री घटना को सहन नहीं कर सकी और केबिन में जाकर अकेले रहने की गुजारिश की। जूलिया ने बचे हुए सामानों की सूची बनानी शुरू कर दी, जबकि बेन ने आसमान में रंगीन गुब्बारे छोड़ दिए, उम्मीद करते हुए कि कोई बचाव के लिए आएगा। इस बीच टॉम ने रेडियो चालू किया और सहायता के लिए संदेश भेजना शुरू किया। किस्मत से उसे एक जवाब मिला।
ये नाटो नाम के एक छोटे पनडुब्बी के कप्तान का था। जब यह मुसीबत आई तो वह गहरे पानी के नीचे थे, इसीलिए वह बच गए, लेकिन सभी कनेक्शन डिवाइस नष्ट हो चुकी थी और बचाव की उम्मीद व्यर्थ थी। उनकी गणनाओं के अनुसार समुद्र लगभग 1 हफ्ते में वापस लौटेगा, और वह भी बड़े प्रचंड रूप में। इसलिए उसने सलाह दी कि वे ऊंची जगह ढूंढें और वहीं रहें। जूलिया ने बच्चों को अपना सामान पैक करने का आदेश दिया। टॉम ने सीधे कप्तान से पूछा कि क्या वह उनके बच्चों को बचा सकता है। नाटो ने बताया कि उसकी पनडुब्बी बहुत छोटी है और वह केवल एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है। दुर्भाग्यवश नाटो का साथी भी मर चुका था। थोड़ी समझाइश के बाद टॉम ने नाव के कप्तान नाटो को दोनों बच्चों को लेने के लिए मना लिया। नाटो ने उन्हें अपनी पनडुब्बी के लिए निर्देश दिए और टॉम ने समुद्री नक्शे पर एक रास्ता तय किया, यह वादा करते हुए कि वे कुछ दिनों में उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह परिवार यात्रा के लिए लगभग तैयार था। टॉम जब डेक पर गया तो उसने अचानक एक आदमी को अपने कुत्ते के साथ आते देखा। वह उसकी ओर बढ़ा और वेलकम किया, लेकिन देखा कि वह आदमी घायल था। टॉम ने उसे पानी दिया, जिसे वह आदमी पी गया, लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने टॉम के चेहरे पर मुक्का मारा, जो जूलिया ने देखा। जूलिया तुरंत अपने पति की ओर दौड़ी, लेकिन तब तक उस यात्री ने एक भाला लेकर टॉम के सीने में घोंप दिया। उस आदमी का कुत्ता जूलिया को दूर रख रहा था, जबकि वह डर के मारे जड़ हो गई थी। जूलिया ने महसूस किया कि अब टॉम को बचाना नामुमकिन था, तो वह यॉट की ओर दौड़ी। वह आदमी उसका पीछा करता हुआ उसकी बांह पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी जूलिया किसी तरह डेक पर चढ़ने में कामयाब हो गई। जूलिया के चीखने की आवाज सुनकर बच्चे कैसी और बेन भागते हुए उसकी मदद के लिए आए। तीनों ने मिलकर केबिन के दरवाजे को बंद कर दिया ताकि घुसपैठिया अंदर ना आ सके। इसके बाद जूलिया ने कैसी और बेन को एक लॉकर में छिपा दिया। उसने अपनी बेटी को फ्लेयर गन देते हुए सख्त हिदायत दी कि इसका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में करे। इस बीच हत्यारा केबिन के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता रहा और आखिरकार उसे तोड़ने में सफल हो गया। जूलिया ने खुद को पिछले बाथरूम में छिपा लिया और अपनी चोट का इलाज किया। हत्यारा अंदर घुसते ही सीधे किचन में गया और कुछ खाने का सामान उठाया, जिससे साफ था कि वह बहुत भूखा था। एक टिन का डिब्बा हाथ में लिए वह आदमी यॉट के अंदर खोजबीन करने लगा। जूलिया ने खुद को किचन के चाकू से लैस किया, तैयार थी कि अगर उसे सामना करना पड़े तो वह अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करेगी। जैसे ही घुसपैठिया केबिन में घुसा, जूलिया यॉट से कूदकर उसके नीचे छिप गई। हत्यारे ने छेद के माध्यम से झांका, लेकिन उसे जूलिया नजर नहीं आई। हालांकि कुत्ते ने जूलिया पर हमला किया, जिससे मजबूरन उसे कुत्ते को मारना पड़ा। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आया और कुत्ते का शव देखा। इस बीच जूलिया यॉट के दूसरी ओर पोर्ट होल से वापस चढ़ गई, लेकिन सीधे हत्यारे के हाथों में गिर पड़ी। हत्यारे ने उसे बेरहमी से पीटा, सोफे पर फेंका और उसका गला घोंटने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर कैसी को एहसास हुआ कि अब आखिरी उपाय करना होगा। उसने लॉकर्स खोला और फ्लेयर गन से गोली चलाई। गोली लगने से हत्यारा दूर जा गिरा, लेकिन फ्लेयर ने यॉट में आग लगा दी। जूलिया ने बच्चों को तुरंत भागने का आदेश दिया और खुद बैग उठाने लगी। हत्यारा घायल होने के बावजूद फिर से हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया ने उसे दूर लात मारी, बैग उठाया और यॉट से कूद गई, जहां बेन अपने पिता के शव को देखकर स्तब्ध खड़ा था। कैसी भागकर अपने पिता के शव के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। जूलिया ने अपने मृत पति को आखिरी बार चूमा, लेकिन हत्यारे को जलती हुई यॉट से कूदते हुए देखा। उसने तुरंत बच्चों को लिया और वहां से भाग निकली। उनके पीछे यॉट विस्फोट हो गई। परिवार उस पत्थरीले रेगिस्तान में भागने लगा और जल्द ही एक चट्टानी घाटी में शरण ली, जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। हालांकि पानी खारा और पीने योग्य नहीं था। कैसी ने अपने भाई को थोड़ा सा पानी दिया, लेकिन बेन ने पीने से मना कर दिया। वह खुद को दोषी मानने लगा। उसे लगने लगा कि हत्यारा गुब्बारों की वजह से आया था। कैसी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन जूलिया ने उसे रोक दिया और अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया था। उसने बच्चों को हिम्मत जुटाने और खुद को संभालने के लिए कहा, क्योंकि उनके सामने लंबी यात्रा थी। तभी उसने देखा कि हत्यारा अब भी उनका पीछा कर रहा था। वो परिवार न रुके न थके और तेजी से आगे बढ़े अपने जीवन के लिए। शाम होते होते बेन को एक हैमरहेड शार्क का शव मिला और उसने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन तभी जूलिया ने पीछा कर रहे हत्यारे को देखा। उसने तुरंत बच्चों को भागने का आदेश दिया। भागते हुए वे जहरीले कचरे के बैरल्स के एक मैदान में आ पहुंचे, जो पहले समुद्र के नीचे थे। जूलिया ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहा, चाहे वहां प्रदूषण का खतरा हो, क्योंकि हत्यारा उनके पीछे पीछे था। परिवार अब समुद्र के पुराने तल पर चल रहा था, इंसानों द्वारा डंप किए गए प्लास्टिक और कचरे के ढेरों के बीच से रास्ता बनाते हुए। थोड़ी देर बाद जूलिया ने देखा कि बेन गंभीर रूप से डिहाइड्रेट हो चुका था।
उसने उसे बचा हुआ आखिरी पानी पिलाया। कैसी को लगने लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है और वह टूटने लगी, लेकिन जूलिया ने उसे हिम्मत बनाए रखने का आदेश दिया और आगे बढ़ने के लिए कहा। आखिरकार उन्हें एक पुराना विमान का ढांचा मिला जो समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वे उस विमान के भीतर घुसकर आराम करने लगे। जूलिया ने अपने परिवार की आखिरी तस्वीर देखी और टॉम से अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाई, जो तब हुई थी जब टॉम को एक असफल डुबकी लगाने के बाद डीकम्प्रेशन सिकनेस के कारण अस्पताल लाया गया था। बच्चों ने अपने पिता को याद करते हुए रोते रोते आखिरी विदाई दी। रात में कैसी को एक आवाज से नींद खुली। वह बाहर आई और विमान के पास बैठ गई। अंधेरे से अचानक हत्यारा प्रकट हुआ, यह नहीं जानते हुए कि कैसी जानबूझकर चारा बनकर बैठी थी। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, जूलिया ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू घोंप दिया। सुबह होते ही परिवार ने फिर से अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी की। तभी उन्होंने देखा कि हत्यारे का शरीर वहां नहीं था। उसकी लाश को किसी और खतरनाक जीव ने खा लिया था। यह संकेत था कि इस वीरान रेगिस्तान में इंसानों से भी बड़ा खतरा मौजूद है। वे आगे बढ़े और जूलिया ने नक्शे की जांच की। तभी अचानक बेन दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी मां ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन बेन खतरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। बेन अचानक दौड़कर एक खारे पानी के गड्ढे की ओर भागा और कुछ घूंट पानी पी लिया। जूलिया ने उसे जल्दी से वहां से खींच लिया, लेकिन बेन जल्दी ही बीमार होने लगा। चलते चलते उन्हें कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां मिली, जिनसे उन्होंने सूरज से बचने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाया और उसमें आराम करने लगे। तभी जूलिया ने अजीब सी आवाजें सुनी। जब वह बाहर गई तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे तुरंत बच्चों को जगाकर भागने का आदेश देना पड़ा। भागते हुए उन्होंने दूर एक विशाल जहाज देखा जो दुर्घटनाग्रस्त कंटेनरों से घिरा हुआ था। वहां कुछ लोग इधर उधर भटक रहे थे। जूलिया ने उन्हें आवाज दी, लेकिन वे लोग हजारों विशाल केकड़ों को देखकर जल्दी से एक कंटेनर के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी मदद की गुहार को नजरअंदाज करते हुए जूलिया, कैसी और बेन ने भी एक कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान केकड़ों ने जूलिया की टांग में घाव कर दिया। इसके बावजूद तीनों कंटेनर के ऊपर बैठकर देख रहे थे कि कैसे केकड़ों ने दरवाजे में एक दरार से घुसकर अंदर के लोगों को मार डाला। हालांकि वे लोग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जूलिया ने अपनी टांग पर एक स्कार्फ बांधा और दर्द के कारण बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह जागी तो खुद को अकेला पाकर डर गई और बच्चों को पुकारने लगी। लेकिन जल्द ही पता चला कि केकड़े आगे बढ़ चुके थे और बच्चे भोजन और हथियार ढूंढने के लिए नीचे गए थे। जूलिया ने अपने घाव को जलाकर ठीक करने की कोशिश की, जबकि बेन मिले हुए हथियारों की जांच कर रहा था। कंटेनरों की तलाशी में उन्हें थोड़ी मात्रा में भोजन और पानी मिला। एक मृत व्यक्ति की जेब में जूलिया को एक रेडियो मिला, जिससे उसने नाटो से संपर्क किया। नाटो ने जवाब देते हुए बताया कि उस पर भी समुद्र के गहरे समुद्री जीव ने हमला किया था। उसके अवलोकन के आधार पर समुद्र जल्द ही वापस लौटेगा और यही वजह थी कि वे जीव बाहर आ गए थे। जूलिया ने नाटो से बच्चों को बचाने की भीख मांगी, क्योंकि वह जानती थी कि खतरा और भी बढ़ने वाला है। जूलिया रेडियो पर नाटो से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वह यह सोचकर असमंजस में है कि आगे कहां जाना है, क्योंकि नक्शा खो चुका था। तभी नाटो एक फ्लेयर दागता है और बेन दिशा देख लेता है। परिवार तेजी से उस दिशा की ओर भागता है। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक पीला पनडुब्बी दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि पुराने समुद्र के तल की दुर्गम चट्टानी सतह उनकी राह में थी। कैसी को अपनी मां की केवल बच्चों को बचाने की बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन जूलिया कोई जवाब नहीं देती और उन्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। उनका सामना एक खतरनाक घाटी से होता है जो जहरीले कचरे से भरी हुई है। रास्ते में एक चट्टान गिरने से वे अलग हो जाते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है, लेकिन कैसी रुकने की जिद करती है। जूलिया कैसी से भावुक होकर विनती करती है कि वह अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़े। आखिरकार कैसी और बेन घाटी से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन पनडुब्बी के अंदर कोई नहीं होता। अचानक नाटो गंभीर रूप से घायल होकर पनडुब्बी के पीछे से निकलता है। वह स्वीकार करता है कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है और वह उन्हें पनडुब्बी में चढ़ने का आदेश देता है। कैसी अपनी माँ को छोड़ने के बजाय वापस चली जाती है, जो उभरते हुए केकड़ों से लड़ रही होती है। उसके पास गोली खत्म होने वाले होते हैं। कैसी चट्टानों के ऊपर चढ़कर अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाती है। वे दोनों किसी तरह पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय जब केकड़े नाटो पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। परिवार पनडुब्बी में चढ़ जाता है और तभी अचानक समुद्र की एक विशाल लहर क्षितिज पर दिखाई देती है। पानी पनडुब्बी को उठा लेता है
और उसे चट्टानों के ऊपर से घसीटता हुआ ले जाता है। जूलिया को पिछले कुछ दिनों की सभी घटनाएं याद आने लगती हैं और वह बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो पनडुब्बी स्थिर हो चुकी होती है। जूलिया दरवाजा खोलती है और पूरा परिवार बाहर आता है। वे खुद को एक बर्बाद शहर में पाते हैं जहां उन्हें समुद्र की लहरों ने ला छोड़ा था। इसी तरह फिल्म एंड ही जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।